हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 2024 का जो सीआरई का पेपर था उसको सोल्व करना हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो है वो सीबीटी बेस्ड पेपर होता है। ठीक है, यानी कि ये बाहर नहीं आता पेपर। तो ये जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे क्या है, वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो अब चूंकि ये मेमोरी बेस्ड है तो इसमें ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन एक अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन सीआरई में आए थे और कौन से टॉपिक्स आए हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अभी जो सीआरई जो 25 है, ठीक है, उसके फॉर्म चल रहे हैं। तो वो मैं आपको बता दूं कि जो 31 जुलाई तक चलेंगे। तो जिसने भी फॉर्म फिल नहीं किया है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और दूसरा इस बार चेंजेस ये है कि ये जो 24 वाला पेपर है इसके अंदर 75 क्वेश्चन तो टेक्निकल पार्ट था और 25 क्वेश्चन किसके थे, नॉन टेक्निकल पार्ट के थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। इस बार 80 क्वेश्चन जो है वो किसके हैं, टेक्निकल के, और 20 क्वेश्चन जो है वो नॉन टेक्निकल यहाँ पे पार्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस बार ये थोड़ा सा चेंज है। और साथ में ये है कि आज एक नोटिफिकेशन आया है एमसीआरई का। उसके अंदर क्या है कि एम्स भुवनेश्वर जो है उसको भी इस बार जो है वो ऐड कर दिया गया है। तो उसकी कुछ सीटें हैं, अब लैब टेक्नीशियन की तो नहीं है उसमें, जेएमएलटी की, लेकिन जो लैब अटेंडेंट है उसकी जो है वो 12 सीट और ऐड कर दी गई है एम्स भुवनेश्वर की। तो उसमें और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट की सीट ऐड हुई है। तो अपनी लैब अटेंडेंट की उसमें 12 सीट और ऐड कर दी गई है। तो ये कुछ न्यूज़ है। अभी हम स्टार्ट करते हैं पेपर को। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एनोडिक स्ट्रिपलिंग वोल्टामेट्री एनालाइजेज, कि ये जो एनोडिक स्ट्रिपलिंग वोल्टामेट्री है ये किसको एनालाइज करता है। तो देखो, ये जो एनोडिक स्ट्रिपलिंग वोल्टामेट्री है इसका यूज़ क्या होता है, मेनली इसका यूज़ करते हैं हम किसमें, कि जो हैवी मेटल्स हैं उनको ट्रेस करने के लिए या उनका एनालिसिस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वोल्टामेट्री का यूज़ करते हैं। तो यूज है इसका ट्रेस एनालिसिस ऑफ हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स जो है उनको डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हैवी मेटल आयंस इन सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हैवी मेटल्स जो है वो उनको हम डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, एनोडिक स्ट्रिपलिंग वोल्टामेट्री का जो है हम इसका यूज करते हैं। दूसरी बात ये कि सॉल्यूशन के अंदर हैवी मेटल्स अगर बहुत ही कम मात्रा में है, यानी कि ट्रेस मात्रा में है, तो भी हम उसको जो है वो इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे डिटेक्ट वेरी लो कंसेंट्रेशन। ठीक है, बहुत ही कम कंसेंट्रेशन अगर है तो भी हम उसको क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। कम कंसेंट्रेशन का मतलब पार्ट पर बिलियन के अंदर भी अगर कंसेंट्रेशन है तो भी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि वोल्टामेट्री जो है, एनोडिक स्ट्रिपलिंग वोल्टामेट्री का यूज़ किस लिए होता है, तो वो होता है किसके, हैवी मेटल्स को डिटेक्ट करने के लिए किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। तो ये था क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसका है कि ग्लूटाथायोन इज विच काइंड ऑफ मोलिक्यूल, कि ग्लूटाथायोन जो है वो किस टाइप का मोलिक्यूल है। वो ऑप्शन में यही था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट, इस तरीके के ऑप्शन थे। तो इसमें ऑप्शन आएगा इसका प्रोटीन। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जो ग्लूटाथायोन है वो एक टाइप की प्रोटीन है। ठीक है, ये एक टाइप की क्या है, प्रोटीन है। और प्रोटीन में भी ये कौन सी है, ये ट्राइपेप्टाइड है। अब ये मेनली 3 एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। कौन से 3, वो आपको याद रखना है। सबसे पहला ग्लूटामेट, दूसरा है सिस्टीन, और तीसरा हमारे पास है कौन सा, ग्लाइसिन। तो ये जो है वो ग्लूटाथायोन, ये एक टाइप की प्रोटीन है, ट्राइपेप्टाइड की बनी होती है, और 3 एमिनो एसिड जिनसे ये मिलकर बनी है वो है ग्लूटामेट, सिस्टीन और ग्लाइसिन। ये आपको याद रखना है। जबकि सीआरई के अंदर क्वेश्चन में सिर्फ यही था कि ये किस टाइप का मॉलिक्यूल है, तो इसमें ऑप्शन था कौन सा, प्रोटीन वाले को अपने को टिक करना था। नेक्स्ट है केसीन इन मिल्क इज विच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, जो केसीन है वो किस टाइप का मॉलिक्यूल है, ये पूछा गया था। ठीक है, तो केसीन जो है वो एक टाइप की प्रोटीन है। ठीक है, ये एक टाइप की प्रोटीन होगी। और प्रोटीन में भी कौन सी प्रोटीन है, तो ये फोस्फोप्रोटीन है। ठीक है, पहली बात तो ये केसिन प्रोटीन है, और प्रोटीन में भी कौन सी है, ये फोस्फोप्रोटीन है। ठीक है, अब ये इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा बात, उसमें तो केवल यही था कि कौन सी टाइप की प्रोटीन है, तो हम आंसर इसमें टिक करेंगे
इसमें क्या होगा कि इसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है, ठीक है, जिसका नाम है रेनिन। रेनिन, इसमें 2 एन आएंगे, तो रेनिन एंजाइम इसके ऊपर काम करेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एमिनो एसिड में, या फिर जो सोल्ट पेप्टाइड है उसके अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा। अब ये रेनिन जो है वो एक टाइप का एंजाइम है जो कि स्टमक में मिलेगा। ये केवल और केवल किस में मिलता है, तो ये केवल और केवल बच्चों में मिलता है, एडल्ट के अंदर ये नहीं मिलता है। अब रेनिन भी जो है वो 2 टाइप का है, ठीक है, एक तो ये 2 एन वाला रेनिन है और एक है सिंगल एन वाला रेनिन, ठीक है। तो ये सभी को पता है कि जो 2 एन वाला रेनिन है वो कहाँ मिलता है, अपना स्टमक में, और जो सिंगल एन वाला है वो मिलता है अपना कहाँ पर, किडनी के अंदर मिलता है वो, ठीक है। और एक आप याद रखो कि ये जो रेनिन है 2 एन वाला जो स्टमक में मिलता है ये तो है एंजाइम, और जो किडनी में मिलता है ये वाला है कौन सा, हार्मोन, ये एक हार्मोन है, ठीक है। और किडनी के अंदर एक हार्मोन और मिलता है कौन सा, एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन ये क्या करता है, ये आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन क्वेश्चन में अपने से ये पूछा गया है कि केसीन जो है वो किस टाइप का मॉलिक्यूल है, तो वो प्रोटीन है। प्रोटीन में भी कौन सा है, फोस्फोप्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पाइरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी इज रिलेटेड टू विच पाथवे, है ना, कि जो पाइरुवेट काइनेज एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी किस जो है वो साइकिल से रिलेटेड है या किस पाथवे से रिलेटेड है। तो पाइरुवेट काइनेज आपको पता है कि ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर मिलता है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर मिलेगा, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस को दूसरा बोलते हैं ईएमपी पाथवे। कौन सा, ईएमपी पाथवे, इसकी फुल फॉर्म है एम्डन मेयरहोफ, और पी का पाथवे नहीं है, पी का है पारनास, पारनास उसके बाद आएगा पाथवे। तो ये ईएमपी पाथवे या ग्लाइकोलाइसिस के अंदर मिलेगा, और इसकी डेफिशिएंसी भी किस में होगी, ये भी ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड है। अब ऑप्शन में क्या था कि ऑप्शन में ग्लाइकोलाइसिस नहीं था, ऑप्शन के अंदर ईएमपी पाथवे था या एम्डन मेयरहोफ पारनास पाथवे था, तो इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइनोविल फ्लूइड प्रेजेंट इन, साइनोविल फ्लूइड जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो सभी को पता है साइनोविल जो फ्लूइड है वो होता है अपना किस में, वो जॉइंट्स में होता है। हमारे जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स के अंदर क्या होता है, साइनोविल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब और बहुत सारे फ्लूइड होते हैं, अब ये तो ऑप्शन में था तो हम टिक कर देंगे। और इसके अलावा और भी जैसे कि प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड ये किसके अंदर मिलेगा, ये मिलता है अपना लंग्स के अंदर, ठीक है। और दूसरा सीएसएफ सभी को पता है, सीएसएफ मिलेगा अपना किसमें, ब्रेन प्लस के अंदर स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी के अंदर मिलेगा, ठीक है। और जैसे कि एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड तो एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा अपना किसमें, प्लेसेंटा के अंदर, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो साइनोविल फ्लूइड है इसके अंदर एक केमिकल मिलता है या एक मॉलिक्यूल मिलता है जिसको बोलते हैं हाया एलुरोनिक एसिड, हाया एलुरोनिक एसिड, ये आपको याद रखना है, ये बाद में आपके काम आएगा, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो फ्लूइड है इनको कलेक्ट करने का एक मेथड होता है, ठीक है, और उसका एक फिक्स नाम है, ठीक है, उस मेथड का फिक्स नाम है, वो क्या होता है, तो जो साइनोविल फ्लूइड है उसको कलेक्ट करने को बोलते हैं आर्थ्रोसेंटेसिस, आर्थ्रोसेंटेसिस। कोई आपसे पूछ ले कि आर्थ्रोसेंटेसिस क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि साइनोवियल फ्लूइड के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, आर्थ्रोसेंटेसिस बोलते हैं। और इसी तरीके से जो प्लूरल फ्लूइड है उसको कलेक्ट करने को बोलते हैं क्या, थोरासेंटेसिस। और जिस तरीके से एमनियोटिक फ्लूइड है उसको बोलते हैं क्या, एमनियोसेंटेसिस। तो ये इस तरीके से नाम है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट ये है कि मलेरिया इज विच काइंड ऑफ पैरासाइट, मलेरिया कौन सा है, तो मलेरिया हम पढ़ते हैं किसमें, प्रोटोजोआ में, ठीक है। अब मलेरिया कौन कोज करवाता है, तो वो है कौन सा, प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम करवाता है। इसकी मेनली कितनी होती है, मेनली जो है इसकी 4 स्पीसीज अपने को देखने को मिलती है। तो ये किस टाइप का पैरासाइट है, तो ये प्रोटोजोआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये है कि मेजरली फाउंड बैक्टीरिया इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मोस्टली जो बैक्टीरिया मिलते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो वो होते हैं कॉमन सेल्स, ठीक है। हमारे जो गट बैक्टीरिया हैं जो हमारे गट के अंदर रहते हैं, ठीक है, हम उनको क्या करते हैं, हम उनको एकोमोडेशन जो है वो देते हैं,
और वो अपने को बेनिफिट दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, वो कॉमन सेल्स टाइप के होते हैं। तो अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर पूछे तो मोस्टली क्या होंगे, कॉमन सेल्स टाइप के ही मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या था, कॉमन सेल था। नेक्स्ट है कि साइटोकाइन इज विच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। तो साइटोकाइंस है वो किस तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो देखो इस टाइप के जो बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो खूब सारे अपने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसा कि कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा था, है ना, तो इस तरीके के मिलेंगे। साइटोकाइन को हम जो है वो इम्यूनोलॉजी में भी पढ़ते हैं और बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो साइटोकाइन किस तरीके का मॉलिक्यूल है, तो ये एक स्मॉलर प्रोटीन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ ड्रॉ से अगला क्वेश्चन था। अब अगर हम ऑर्डर ऑफ ड्रॉ की बात करें तो सबसे पहले किस में लेंगे सैंपल, कल्चर बोतल, कल्चर बोतल में लेंगे। उसके बाद अगर ब्लू वाइल है तो ब्लू वाइल में लेंगे। देन उसके बाद किस में लेंगे, रेड में, जो कि प्लेन वाइल होती है, ठीक है। रेड के बाद हम लेंगे गोल्ड में, गोल्ड में लेंगे। अगर हमारे पास ग्रीन वाली वाइल है तो उसके बाद किस में लेंगे, ग्रीन में। देन उसके बाद पर्पल, देन ग्रे, और लास्ट में लेंगे हम किस में, येलो में। अब येलो वाइल मोस्टली कम ही मिलती है अपने को, इसलिए सबसे लास्ट में हम किस में लेंगे, ग्रे वाइल में लेंगे। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो जो ब्लू वाइल है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर सिट्रेट होगा, सिट्रेट एंटीकोगुलेंट मिलेगा, जो किस में काम आएगा, जो भी हम मतलब कोगुलेशन स्टडीज से रिलेटेड जो टेस्ट है वो किस में करेंगे, ब्लू वाइल से करेंगे। रेड में कोई भी एंटीकोगुलेंट जो है वो नहीं होता है, इसको प्लेन वाइल भी बोलते हैं, सभी को पता है, ठीक है। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड को बोलते हैं हम SST वाइल, क्या बोलते हैं, SST वाइल बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है सीरम सेपरेशन ट्यूब, ठीक है, यानी कि सीरम सेपरेट करने के लिए काम में आती है। रेड के बाद आएगा गोल्ड, ये आपको याद रखना है। अब इसके अंदर हम सीरम को सेपरेट करेंगे तो इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर हमें जो है वो सिलिका जेल देखने को मिलेगी, सिलिका जेल। अब ये सिलिका जेल क्या करती है कि ये सीरम सेपरेशन को प्रमोट करती है और सीरम को जल्दी से सेपरेट करती है, जिससे क्या होगा कि जो वाइल जो होगी उसके अंदर नीचे जैसे कि RBC इकट्ठी होगी और ऊपर क्या होगा, प्लाज्मा होगा, ऊपर प्लाज्मा नीचे RBC, इसके बीच में जो है वो ये सिलिका जेल इकट्ठी हो जाती है और दोनों को सेपरेट कर देती है, ठीक है। इसका यूज जो है वो मेनली हार्मोनल स्टडीज़ के लिए, हार्मोनल स्टडीज़ के लिए जो है इसका यूज होता है। तो ये होगी अपनी गोल्ड की बात। उसके बाद ग्रीन किसके लिए होगा, ग्रीन के अंदर एंटीकोगुलेंट होगा कौन सा, हिपेरिन। और हिपेरिन वाइल का यूज किस में होगा, इसका यूज जो है वो हम करते हैं OFT के अंदर, है ना, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट के अंदर जो है वो हम इसका यूज करते हैं। पर्पल की बात करें तो सभी को पता है पर्पल वाइल के अंदर होता है अपना कौन सा, EDTA, ठीक है। वो क्या करेगा, वो कैल्शियम को बाइंड कर लेगा और इस तरीके से ब्लड को जो है कोगुलेट होने से रोक देगा। देन लास्ट में सबसे आता है कौन सा, ग्रे वाली ट्यूब। ग्रे के अंदर होता है अपना सोडियम फ्लोराइड प्लस ऑक्जिलेट, ठीक है। इसमें सोडियम फ्लोराइड क्या करता है कि ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होगा उसके अंदर जो इनोलेज एंजाइम है उसको क्या करेगा, उसको ये इनहिबिट कर देगा। तो ये होगी ग्रे वाइल की बात, ठीक है। और ग्रे वाइल का यूज़ किस में होगा, तो जो भी अपने शुगर के जो भी टेस्ट होंगे, जो ब्लड शुगर के टेस्ट होंगे उसमें हम कौन सी वाइल यूज़ लेंगे, ग्रे वाली। और लास्ट है येलो के अंदर एंटीकोगुलेंट कौन सा होगा, ACD होगा, ठीक है, या इसको SPS भी बोल देते हैं। तो ये है हमारा ऑर्डर ऑफ ड्रॉ और कौन से वैक्यूम टेंडर में किस तरीके का एंटीकोगुलेंट होगा और वो क्या काम आएगा वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हेन स्मॉल DNA इज रन देन एगारोज कंसंट्रेशन शुड बी। देखो ये आपको पता है कि जितना ही DNA छोटा होगा उतनी ही हाई कंसंट्रेशन हम एगार के यूज़ करेंगे ताकि पोर साइज को छोटा किया जा सके, ठीक है। तो इसका आंसर इसमें था हाई कंसंट्रेशन में इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसफर RNA स्ट्रक्चर इज। तो tRNA होता है, जो tRNA होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो इसमें ऑप्शन थे कि सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, हेलिक्स, इस तरीके के थे। तो इसमें आंसर आएगा कौन सा, सिंगल स्टैंडर्ड। जो RNA होते हैं तो मोस्टली जो RNA होंगे वो किस तरीके के होंगे, वो सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे। और मोस्टली DNA कैसे होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। एक ये हो गया। नेक्स्ट इसमें है
कि विच टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट इन यूकैरियोट रेप्लिकेट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये पूछ रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो रेप्लिकेट करने के लिए किस तरीके यूकैरियोट के अंदर कौन सा डीएनए पॉलीमरेज काम में लिया जाता है। अब ऑप्शन में ऐसे थे कि जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, डीएनए पॉलीमरेज ये अपने डेल्टा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और डीएनए पॉलीमरेज गामा। ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज को हम पोल बोल सकते हैं, पोल। तो लास्ट वाला ऑप्शन था पोल गामा। ठीक है, तो हम जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर कौन सा यूज होता है, तो पोल गामा यूज होता है। तो ये एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का डीप क्वेश्चन है, तो ये डीप से आया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सही नहीं है, इसमें शायद डीएनए लाइगेज के बारे में पूछा गया था। डीएनए लाइगेज क्या करता है, तो ये जो दो डीएनए के टुकड़े होते हैं उनको आपस में जोड़ता है, तो शायद ये डीएनए लाइगेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो सिकल सेल डिजीज है वो किस केस में होती है। तो देखो आप सभी को पता है कि जब सिकल सेल डिजीज होगी तो कौन सा एलील किस एलील के साथ जुड़ेगा। अब जो है वो हीमोग्लोबिन जो है कितने टाइप का होता है, HbA और HbS, दो टाइप का होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये दो एक टाइप से एलील है। इसमें ये जो HbA है वो तो है कौन सा, नॉर्मल एलील, और HbS है यहाँ पर जिसमें म्यूटेशन हो गया। अगर HbA में म्यूटेशन हो जाएगा तो कौन सा बनेगा, HbS बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखो 4-5 कंडीशन होगी। एक तो होगा इसमें HbA, दूसरा होगा कौन सा, HbS, HbA, और लास्ट होगा कौन सा, HbS। तो ये 3 कंडीशन मेनली इसमें बनती है। इन 3 कंडीशन में क्या होगा कि जब HbS एक साथ आएंगे तभी जो है वो सिकल सेल डिजीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस केस में कौन सी मिलेगी अपने को, सिकल सेल डिजीज देखने को मिलेगी। बाकी दोनों जो पेशेंट होंगे वो कौन से होंगे, वो नॉर्मल होंगे, उनको सिकल सेल डिजीज नहीं होगी। और जब HbS आएगा तब सिकल सेल डिजीज यहाँ पे होगी। तो इसका आंसर था HbS। ठीक है, एक ये हो गया। नेक्स्ट है कि यूरिन, कॉपर एंड सेरुलोप्लाज्मिन। अब सेरुलोप्लाज्मिन जो है वो भी किससे रिलेटेड है, वो कॉपर से रिलेटेड है। तो कॉपर एंड सेरुलोप्लाज्मिन टेस्ट इज डन फॉर विच डिजीज। देखो जब कॉपर अगर आ जाए तो कॉपर से रिलेटेड डिजीज होती है कौन सी, विल्सन डिजीज। अब विल्सन डिजीज में क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो है वो कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा, और कॉपर क्या नहीं हो पाएगा, कॉपर एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, और वो क्या होगा, बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, मेनली लीवर के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, और वो जो है वो यूरिन से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इस केस में इस डिजीज को क्या बोलते हैं, इस डिजीज को विल्सन डिजीज बोलते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्लेमाइडिया इफेक्ट विच सेल। तो क्लेमाइडिया जो है वो किस सेल को मेनली इफेक्ट करता है, तो ये सभी को पता है कि रेटिकुलेट सेल जो है वो उसको इफेक्ट करता है। तो ये आप याद रख लेना। अगला है कि स्फीरोसाइट किस तरीके की होती है, किस शेप की होती है। तो स्फीरोसाइट आपको पता है किस तरीके की होगी, स्फीरोसाइट राउंड होगी। जब आरबीसी जो है वो राउंड हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको स्फीरोसाइट बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या था, राउंड था। देन ये है कि हाउ मेनी एटीपी यूज इन यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल के अंदर कितनी एटीपी यूज होगी। तो देखो कुछ बुक में जो है वो 3 एटीपी लिखा हुआ था, ठीक है, और कुछ बुक में 4 एटीपी लिखा हुआ है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, 4 एटीपी होगा। अब मेन बात यह है कि जो मेन साइकिल है जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, टीसीए साइकिल है ना, यूरिया साइकिल, ये जो साइकिल है ये आपको याद होनी चाहिए। मेनली इसमें ये याद रखो कि कितनी एटीपी यूज होती है, कितनी एटीपी जनरेट होती है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें याद रख सकते हो, ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ये था कि एमएचसी क्लास सेकंड एक्सप्रेस, एमएचसी क्लास सेकंड जो है वो कौन कौन सी सेल एक्सप्रेस करती है उसके एंटीजन को। तो वो मैक्रोफेज और बी सेल इसके ऑप्शन में था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक एमएचसी क्लास वाला जो क्वेश्चन है वो इम्यूनोलॉजी से था, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, तो ये भी आप देख लेना। अगला ये है कि इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड इन चिल्ड्रन हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम, यानी कि कितने टाइम बाद जो है वो किसी बच्चे के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है। तो देखो जैसे ही बच्चे का जन्म होगा तो उसके साथ ही क्या होगा, प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो आईजीजी जाएगी, ठीक है, आईजीजी जो है वो बच्चे में चली जाएगी। और जब भी एंटीबॉडी किसी के अंदर प्रोड्यूस की जाती है तो वो कौन सी टाइप की इम्यूनिटी होगी, वो होगी अपनी कौन सी, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये बच्चे के बर्थ के टाइम से ही होगी।
इसीलिए क्या बोल देंगे कि बच्चे के बर्थ के टाइम से ही ये स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो एक्चुअली जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो कब होगी, वो तो टाइम के साथ बढ़ेगी। जैसे जैसे बच्चा जो है वो एंटीजन के और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके कांटेक्ट में आएगा तो वैसे वैसे वो इम्यूनिटी बढ़ेगी। लेकिन एक पैसिव इम्यूनिटी जो है वो स्टार्ट कब होगी, तो वो सिंस बर्थ से ही स्टार्ट हो जाएगी। अगला पूछा है कि मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH, तो इसमें कितना होगा, जो NaOH का मोलिकुलर वेट है इसमें Na O और H होगा। सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का होगा कौन सा 16, एंड देन हाइड्रोजन का कितना होगा 1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो NaOH का कितना होगा 40, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये है कि नॉर्मलिटी ऑफ HCl विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसके ऑप्शन अपने पास नहीं है, लेकिन जो HCl की या किसी भी केमिकल की जो नॉर्मलिटी है वो मेनली किस पे डिपेंड करती है, वो परसेंट प्योरिटी पे डिपेंड करती है। तो ये इसका ऑप्शन इसमें सही हो गया था। अगला ये है कि एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग ग्लूकोज 6 काइन, यहाँ पर फॉस्फेट है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होगा, टू ग्लूकोज 6 फॉस्फोग्लूकोलेक्टोन, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फोलेक्टोन। इसको जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को इसमें कौन चेंज करेगा, तो वो एंजाइम होगा कौन सा G6PD, जिसको हम पढ़ते हैं ना G6PD होगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पीएच ऑफ बाइल एसिड, जो बाइल एसिड है या बाइल है उसका पीएच पूछा हुआ है। तो नॉर्मली क्या होगा कि जो बाइल है वो एक एल्कलाइन साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, स्लाइटली एसिडिक है। इसका आंसर होगा कौन सा, स्लाइटली एल्कलाइन, ठीक है। और इसकी रेंज होगी अप्रोक्सीमेट 7.8 to 8.6, यानी कि थोड़ा सा ये एल्केलाइन साइड होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। अगला इसमें क्या पूछा हुआ है कि HPLC की फुल फॉर्म पूछी हुई है, ठीक है। तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है वो इसकी फुल फॉर्म होगी। अब HPLC का क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आता है। इसकी मेनली तो इसकी जो है वो फुल फॉर्म ही पूछते हैं, लेकिन इसको यूज़ किसके लिए करते हैं, तो इसको जो है वो कोई भी अगर सॉल्यूशन है, कोई लिक्विड अपने पास सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर जो कंपोनेंट है उनको अलग करने के लिए जो है वो हम HPLC का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमारे केस में बात करें तो हम लैब में जो हीमोग्लोबिन है, जितने भी टाइप के हीमोग्लोबिन है जैसे कि अल्फ़ा बीटा है ना, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम जो है HPLC का मेनली यूज़ करते हैं, जो अल्फ़ा थैलेसीमिया या बीटा थैलेसीमिया है उस केस के अंदर, ठीक है। तो ये HPLC का एक क्वेश्चन था। अब HPLC के साथ जो और जो टेक्निक्स है, जो एडवांस टेक्निक है, जैसे कि एक तो HPLC हो गई, ठीक है, और उसके बाद जैसे कि PCR, एलाइजा और फिश, तो ये सारी टेक्निक जो है वो इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपको पढ़नी है। ये मिलेगी कहाँ आपको, तो जो हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी की जो बुक है प्रणब दे, जो प्रणब दे है उसके लास्ट के अंदर जो है वो ये सारी टेक्निक दी हुई है, जो एडवांस टेक्निक है वो दी हुई है। तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि NABL फुल फॉर्म क्या होगी, तो ये सभी को पता होना चाहिए, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ लेबोरेटरीज। ये जो है वो NABL की फुल फॉर्म होती है, सभी को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि APTL की फुल फॉर्म क्या होगी, तो वो होगी कि ऑटोमेटिक फ्लीबोटमी ट्यूब लेबलिंग सिस्टम। तो 3-4 तो यहाँ फुल फॉर्म में आ गई है, ठीक है, और 1-2 इसमें आपको जो है वो नॉर्मल रेंज देखने को मिलेगी। तो एक तो इसमें नॉर्मल रेंज और एक फुल फॉर्म, इनको जो है वो आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये 1-2 इसमें आई जाती है हर बार। विच ऑफ देम आर मैक्रोमोलिक्यूल, तो मैक्रोमोलिक्यूल था। अब इसमें ऑप्शन था जैसे कि कौन सा, स्टार्च, ठीक है, फैट, इस तरीके के ऑप्शन थे। अब इसमें सबसे जो बड़ा मोलिक्यूल है, जो मैक्रोमोलिक्यूल है, उसके अंदर आता है कौन सा, प्रोटीन। तो इसका आंसर था कौन सा, प्रोटीन। अब स्टार्च भी जो है वो क्या है, ये भी एक मैक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन इसमें पूछा था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ये स्टार्च नहीं है, तो ये प्लांट के अंदर मिलता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, प्रोटीन वाला होगा। नेक्स्ट ये है कि अमीबिक डाइसेंट्री किसके कारण होता है, तो वो कौन सा है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण। और हमने पढ़ा था एक तो अमीबिक डाइसेंट्री है और एक था कौन सा, बेसिलरी डाइसेंट्री किसके कारण होगा, तो वो होगा किसके कारण, शिजेला के कारण। तो ये आप दोनों याद रख लेना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी था। अब देखो ये पैरासाइट का क्वेश्चन है, लेकिन नॉर्मली एक डिजीज पूछी हुई है, तो पैरासाइट को ज़्यादा डीप पढ़ने की अपने को ज़रूरत नहीं है, एक सुपरफिशियल अगर स्टडी हम कर लें तो भी इसके लिए काफ़ी है। और नेक्स्ट था कि कोल्ड ब्लड हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज क्या होगी, तो ये नॉर्मल रेंज आ गई, जो आपको याद रखनी है कितनी होगी, 16 to 17.5 होगी। तो ये इसको आप रट लेना।
अगला था विच ऑफ देम कैन नॉट सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर सकता है, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है? तो वो कौन सा था? क्लोस्ट्रीडियम था। ठीक है, ये एक एन एरोबिक बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा नहीं रह सकते, उनको बोल देते हैं क्या? एन एरोबिक मीडिया, एन एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, और ये जो क्लोस्ट्रीडियम है वो स्ट्रिक्ट एन एरोबिक बैक्टीरिया है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें 4 ऑप्शन थे, इसमें एक ही था, कौन सा? क्लोस्ट्रीडियम, जिसको आप छांट सकते हैं। अगला है वायरस हैव विच अमोंग देम इन दियर सेल और बॉडी, कि वायरस के अंदर क्या इनमें से मिलता है। तो ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें थी, तो वायरस के अंदर जो है वो इसका सही ऑप्शन था आरएनए या डीएनए। इसको ऑप्शन था आरएनए और डीएनए, इनकी या तो इसमें आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन इसका सही था। तो ये भी आप, अब जैसे कि ये वायरस से क्वेश्चन आया तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, ये जनरल जो वायरोलॉजी है वहाँ से क्वेश्चन जो है वो उठा लिया गया है, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डीप पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं। अगला है विच अमोंग दीज मेड इट पॉसिबल टू कन्वर्ट बायोलॉजिकल मेथड इनटू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कि ऐसा कौन सा साइंटिस्ट, एक्चुअली इसमें साइंटिस्ट पूछा गया है कि कौन सा साइंटिस्ट है जिसने जो बायोलॉजिकल मेथड्स है उसके अंदर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यूज़ किया था, यानी कि किसका यूज़ किया था? मैथ्स का यूज़ किया था, ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है? तो ये सभी को पता है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उसने बायोलॉजी के अंदर मैथ्स का यूज़ किया था, तो इसका आंसर था कौन सा? ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट है कि जो बैक्टीरियोफेज है उसकी शेप कैसी होगी। ठीक है, तो ये सभी को पता है, जब बैक्टीरियोफेज स्टार्ट करते हैं तो पहली लाइन ही यही है कि बैक्टीरियोफेज की शेप कौन सी होगी? तो टेडपोल शेप होगी, एक जो है वो टेल टाइप इसके अंदर होती है, इसलिए इसको टेडपोल शेप बोलते हैं, तो ये आप इसमें याद रख लेना। अगला था केसरलिंग सॉल्यूशन कंटेन्स व्हाट अमोंग ऑफ दीज फिक्सेटिव, कि जो केसरलिंग सॉल्यूशन है उसके अंदर मेनली जो कंपोनेंट है फिक्सेटिव का वो कौन सा होगा? तो उसके अंदर हम जो है वो फॉर्मेलिन का यूज़ करते हैं, ये आप याद रख सकते हो। और केसरलिंग सॉल्यूशन किसके लिए यूज़ होता है? तो ये म्यूजियम टेक्निक, तो ये म्यूजियम टेक्निक में जो है वो यूज होता है, तो ये आप इसको याद रख लेना। नेक्स्ट है विच वैन प्रेफर्ड फॉर एबीजी, एबीजी जो है वो आर्टीरियल ब्लड गैस जो है उसके लिए हम कौन सी वैन यूज़ करते हैं? तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन थे, अब इसके एग्जैक्ट ऑप्शन तो अपने को पता नहीं है, लेकिन शायद इसका सही आंसर ये नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा कौन सा? रेडियल आर्टरी। अब इसमें वैन पूछा हुआ है ना, तो वैन तो होती नहीं है, वैन से नहीं लेते हैं, एबीजी के लिए सैंपल जो है वो हम आर्टरी से लेते हैं, तो इसका आंसर होगा कौन सा? रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी। या फिर अगर ऑप्शन में हो कौन सा? फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, तो इसको टिक कर देंगे। इसमें से मैन कौन सी है? तो मैन है रेडियल आर्टरी, तो ये इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब अगर ऑप्शन अपने पास होते तो हम उसमें से छांट सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन, ठीक है, तो ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और जी और सी के बीच में कितने होंगे? तो इसमें जो है वो एडेनिन और थाइमिन के बीच में पूछा हुआ है, तो इसके बीच में जो है वो 2 होंगे और जी और सी के बीच में जो है वो 3 होंगे। ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है तो सभी को पता है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट है कि कीटोजेनिक एमिनो एसिड कौन सा है। अब देखो जो एमिनो एसिड है, ठीक है, अब उससे क्या बनेगा? जैसे कि एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म जब होगा तो अगर उससे ग्लूकोज बनेगा या फिर क्या बनेगा? उससे या तो बनेगा ग्लूकोज या ग्लाइकोजन, ठीक है। अगर ग्लूकोज या ग्लाइकोजन बनेगा तब उस एमिनो एसिड को, उन एमिनो एसिड को क्या बोलते हैं? उनको ग्लाइकोजेनिक बोलते हैं। क्या? ग्लाइकोजेनिक एमिनो एसिड, ठीक है। लेकिन अगर इस एमिनो एसिड से क्या बने? इससे अगर कीटोन बॉडी बन जाए, ठीक है, कीटोन बॉडी बन जाए या फिर फैट बन जाए, तो इस टाइप के जो एमिनो एसिड है उनको बोल देते हैं क्या? कीटोजेनिक, कीटोजेनिक एमिनो एसिड, ठीक है। तो जो एमिनो एसिड है उसके मेटाबॉलिज्म के बाद क्या बनेगा उसके अकॉर्डिंग 2 टाइप के होंगे, एक तो ग्लूकोजेनिक और एक कीटोजेनिक। तो इसमें कीटोजेनिक पूछा गया है, तो कीटोजेनिक के एग्जाम्पल कौन से होंगे? इसके मेनली 2 एग्जाम्पल जो है आपको देखने को मिलेंगे। कौन से? पहला होगा ल्यूसीन और दूसरा इसका एग्जाम्पल है कौन सा? लाइसीन। तो 2 एमिनो एसिड जो है वो ये कौन से टाइप के होंगे? ये जो है वो कीटोजेनिक जो है वो होंगे, कीटोजेनिक एमिनो एसिड होंगे। तो इसमें जो है वो ऑप्शन में ल्यूसीन था तो इसको टिक कर देंगे। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। अब देखो जो एमिनो एसिड है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्या है हर बार क्वेश्चन आ ही जाता है। जैसे कि एसिडिक और बेसिक एमिनो एसिड कौन से हैं,
पोलर नॉन पोलर कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पर ग्लाइकोजेनिक और कीटोजेनिक है। इस तरीके से काफ़ी टाइप के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, तो वो आप आराम से याद कर लेना। और एमिनो एसिड में जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल है वो तो उससे तो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, तो वो भी आप इसमें याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू अबाउट क्लिया। तो जो क्लिया है, ठीक है, उसके बारे में कौन सा सेंटेंस सही नहीं है, ये पूछा गया था। तो जो गलत सेंटेंस था वो था एल्कलाइन फॉस्फेटेज यूज्ड एज कैटलिस्ट। अब कोई भी जो है वो एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम इसमें यूज नहीं होता है कहीं भी, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत था, तो इसको हम टिक कर सकते थे। ठीक है, अब क्लियर जो है वो होता क्या है, तो देखो जब भी हम कोई रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, किसी भी दो चीज़ों की जब रिएक्शन करवाएंगे तो उस रिएक्शन से क्या होगा, एक लाइट एमिट होगी, ठीक है, और उसी लाइट को जो है हम डिटेक्ट कर लेंगे, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो कौन सा जो पर्टिकुलर केमिकल है वो कितना है। ठीक है, मेनली इसको कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री और इनमें यूज़ करते हैं। इनकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस पे बेस होते हैं, वो क्लिया पे बेस होते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर था कौन सा, कि एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो इसमें यूज नहीं होता है। अब इसके ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन होते तो हम देख लेते हैं। अगला है इसके अंदर WBC अनदर नेम। WBC का दूसरा नाम क्या है, तो देखो RBC, WBC, प्लेटलेट, ये तीन चीज़ें होती है। अब जो WBC, जो RBC और जो प्लेटलेट है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, तो केवल और केवल WBC के अंदर ही क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसीलिए इसको न्यूक्लिएटेड सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आयरन इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सबसे ज़्यादा आयरन जो है वो किस में प्रेजेंट होगा, तो हमारे हीमोग्लोबिन में होता है, सभी को पता है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अगला है कॉमन कोज ऑफ एनीमिया, कि मोस्ट कॉमन कोज एनीमिया का क्या है, तो इंडिया के अंदर जो है वो सबसे कॉमन एनीमिया है कौन सा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, अब ये किसकी कमी से होगा, तो ये आयरन लेवल जब लो हो जाएगा तब कौन सा एनीमिया होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट है गैस प्रेजेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो भी सॉफ्ट ड्रिंक हम यूज़ करते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर जैसे कि वो बबल्स निकलते हैं, तो वो कौन सी गैस होगी, तो वो CO2 गैस जो है वो इसमें होती है। नेक्स्ट है ग्लासवेयर क्लीन्ड बाई। ग्लासवेयर जो यूज़ करते हैं जो लेबोरेटरी के अंदर, उनको साफ कौन से केमिकल से करते हैं, तो वो करते हैं कौन से, पोटेशियम डाइक्रोमेट से, K2Cr2O7 से जो है वो इनको हम क्लीन करते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। और आगे जो है वो कुछ ये जो मैथ रीजनिंग इन सब के क्वेश्चन आ गए, जैसे कि कैंडिड का सिनोनिम क्या होगा, तो फ्रैंक होगा। और एक ये मैथ का क्वेश्चन था कि वन मैन हैज़ ऑरेंजेज 30% गिवन एंड लेफ्ट 140 ऑरेंज। इसने बोला है कि एक आदमी ने 30% जो है वो ऑरेंज दे दिए और देने के बाद उसके पास 140 ऑरेंज बच गए, तो उसके पास एक्चुअल अमाउंट कितनी थी ऑरेंज की। तो देखो उसने क्या दे दिया, उसने 30% दे दिए और 70% उसके पास बच गए। ठीक है, और 70% जो बच गए उसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 140। तो अपने को निकालना है 100%, तो 70% की वैल्यू कितनी है, 140। तो 1% की कितनी हो जाएगी, 140/70। देन 100% की, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 200। तो एक्चुअल में उसके पास कितने थे, 200 ऑरेंजेस थे। और आगे है कि विच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड, तो कौन सा था, ये सब जीके की क्वेश्चन है, ये आप देख लेना। फाउंडर ऑफ सिख एम्पायर, झांसी की बाई रेजिमेंट को किसने लीड किया था, तो ये सारे क्वेश्चन आप देख लेना। ये सारे जीके के क्वेश्चन है। जो सुनीता विलियम्स है, ये कितने टाइम तक जो है वो स्पेस में रही थी, तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो करंट भी आता है इसके अंदर। एंड देन एक ये था कि ओमेगा-9 किस टाइप का मॉलिक्यूल है, तो इसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इस तरीके के ऑप्शन थे। तो आपने पढ़ा होगा कि जो ओमेगा-9 है ये एक टाइप से फैटी एसिड होता है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये फैट से रिलेटेड है, तो इसको आप देख लेना। इस तरीके से ना बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो जो जनरल बायोकेमिस्ट्री है उसको भी आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। अगला ये एक इंग्लिश का क्वेश्चन है कि हम्बल का एंटोनिम क्या होगा, तो वो कौन सा होगा, एरोगेंट। और अगला भी एक जीके का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्सिल क्या है। ठीक है, तो जो हाइड्रोक्सिल आयन होता है और एक होता है एच पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं क्या, प्रोटॉन। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस है जैसे कि NaOH, ठीक है, उसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक तो OH नेगेटिव बनेगा और एक Na पॉजिटिव बनेगा। तो ये बेस है, तो ये OH नेगेटिव भी किस में होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस के केस में अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ये भी सिंपल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक सीरीज दी हुई है रीजनिंग की, तो ये भी आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि अगर पेपर वुड से बनता है, तो इसमें 4 ऑप्शन थे
कि इसमें कौन सा मैच हो रहा है। तो ये आप देख सकते हो, ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे शायद दो क्वेश्चन थे इस पेपर के अंदर, तो ये भी आप देख लेना। नेक्स्ट है थिंकिंग एबिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन। तो थिंकिंग एबिलिटी है वो ब्रेन के कौन से पार्ट से कंट्रोल होती है, तो वो था कौन सा, सेरिब्रम। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि जो विजन वाली है, तो विजन की एक्टिविटी है वो कहाँ से कंट्रोल होगी, तो वो होगी कौन सी, ऑक्सीपिटल, है ना, ऑक्सीपिटल पार्ट से। और अगर बैलेंस पूछ ले, बैलेंस कहाँ से कंट्रोल होगा, तो वो होगा सेरिबेलम से। और अगर अपने को पूछ ले कि हियरिंग वाला, सुनने वाला, तो हियरिंग होगी अपनी कौन सी, टेम्पोरल लोब। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इनमें से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लू कलर कोडिंग ट्यूब। जो ब्लू वाइल होती है उसको हम किसके लिए यूज़ लेते हैं, तो वो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सोडियम सिट्रेट होगा, एंटीकोगुलेंट सोडियम सिट्रेट। और इसको हम लेते हैं जो कोगुलेशन स्टडीज़ हैं, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम या एपीटीटी, है ना, ब्लीडिंग टाइम, इनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच ट्यूब इज़ यूज्ड फॉर कोगुलेशन। तो वही है सिट्रेट वाली वाइल यूज़ करेंगे जो ऊपर आ गया है। तो ये सेम क्वेश्चन भी 2 बार आ गया। नेक्स्ट है कि 10th डिजिट फैक्टर, ये एक मैथ का क्वेश्चन है। और जो 62 है वो किसका है, वो जीके का क्वेश्चन है। और उसके बाद ये सारे मैथ के और जीके क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन है कि एंटीजन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन। जो एंटीजन एक रिसेप्टर है वो कौन सी सेल्स पे होंगे, तो ऑप्शन था टी सेल, बी सेल और बोथ टी एंड बी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बोथ टी एंड बी सेल्स। ये सभी को पता है, जो टी और बी सेल्स होती है उन दोनों के ऊपर एंटीजन होते हैं, ठीक है। एक क्यूआर कोड का क्वेश्चन था, ये कंप्यूटर का है, तो कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है साइनोवियल फ्लूइड कहाँ मिलेगा, तो जॉइंट में मिलेगा, मैंने आपको बताया। अगला है आफ्टर फिक्सेशन विच एंजाइम रिलीज। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल है, ये एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो इसको आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट अपने पास है कि सुसाइडल एंजाइम कंटेंस। जो सुसाइडल एंजाइम होते हैं वो कौन सा एंजाइम होता है, तो वो था साइक्लोऑक्सीजिनेज। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है कि जो सुसाइडल एंजाइम है वो कौन सा होगा। लेकिन मेनली जो है वो लाइसोसोम के अंदर जो है वो कौन से एंजाइम होंगे, सुसाइडल एंजाइम होंगे। और लाइसोसोम के अंदर किस टाइप के एंजाइम होंगे, तो वो होंगे एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो लाइसोसोम के अंदर होंगे। अब नेक्स्ट ये पूछा हुआ है कि लाइसोसाइम इज विच टाइप ऑफ। लाइसोसोम जो है वो किस टाइप का होगा, लाइसोसोम के जो एंजाइम है वो एक्चुअली किस टाइप के होंगे, तो वो होंगे कौन से, फोस्फोलाइपेज टाइप के होंगे। तो ये भी आपको याद रखना है ना। तो बायोकेमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला है कि एंटी फंगल साइटोकाइन कौन सा है, तो ये एक डीप क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन थे कि इंटरल्यूकिन 19 और CCL2, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरफेरोन गामा। अब ये 4 ऑप्शन थे, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा सही, इंटरफेरोन गामा जो है वो इसका सही आंसर होगा। तो एक ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट था कि जो PRP है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है उसको ऑब्टेन कैसे करते हैं, कितने पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो 1600 G पे 3 मिनट के लिए उसको जो है वो सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये ब्लड बैंक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंट्रासेल्युलर आयरन सिक्वेस्ट्रेशन बाय विच वन, कि जो इंट्रासेल्युलर आयरन है वो कहाँ डिपॉजिट होता है, मेनली ये पूछा गया है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा आयरन बॉडी के अंदर होता है वो जो है वो फेरिटीन प्रोटीन जो होगी ना अपनी, जो फेरिटीन प्रोटीन होगी उसके अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, ताकि जो आयरन के जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो हमें ना दिखें बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, फेरिटीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो है वो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये मुझे मिला नहीं कहीं, अगर आपको मिले तो आप इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि कीटोन बॉडीज के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, तो वो होगा कौन सा, रोथेराज नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट होगा। तो ये सभी को पता है, ठीक है। यूरिन के अंदर इस टेस्ट को हम करते हैं। नेक्स्ट है रिकेट्स कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। रिकेट्स जो है वो डिजीज बच्चों के अंदर होती है, ठीक है, ये जो है चिल्ड्रन के अंदर होती है। और किस विटामिन की कमी से होगी, तो वो कौन सा होगा, विटामिन डी की कमी से जो है वो ये होती है। नेक्स्ट अपने पास पैसिव इम्यूनिटी इज गिवन बाय। पैसिव देखो, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव का मतलब है जब भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा तब हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाएगी, उसको हम बोलते हैं क्या, एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन अगर हम जो है वो पहले से बनी बनाई एंटीबॉडी अगर बॉडी के अंदर एंटर करवा दें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि बॉडी को काम करने का मौका नहीं मिला, ठीक है, उसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो पैसिव इम्यूनिटी जो है वो कैसे हम देंगे,
तो हम जो है वो बाहर से बनी बनाई इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर एंटीबॉडी दे देंगे, उसी को हम क्या बोल देंगे, पैसिव इम्यूनिटी। तो ये भी इम्यूनिटी से सिंपल क्वेश्चन था। अगला है कि मैक्सिमम, ये से था मैक्सिमम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन, सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होगा, तो इसमें ऑप्शन थे जैसे कि प्लाज्मा, ठीक है, होल ब्लड, प्लेटलेट, तो इसमें ऑप्शन सही कौन सा होगा, होल ब्लड होगा। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगला है कि एंटेरोटॉक्सिन विच कॉजेज फूड पॉइजनिंग, ठीक है, बाय विच ऑर्गेनिज्म, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि एंटेरोटॉक्सिन रिलीज करेगा, जो कि क्या करवाएगा, फूड पॉइजनिंग करवाएगा, तो वो था कौन सा, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, इसको आप याद रख लेना, ठीक है। और अगर ऐसे पूछ लेना कि मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करवाता है, फूड पॉइजनिंग करवाता है, तो वो भी कौन सा होगा, स्टेफाइलोकोकस होगा। अगला अपने पास एक इंग्लिश का क्वेश्चन है कि ऑल कैट्स आर ग्रे, कैट्स ग्रे हैं और एंड ग्रे आर फ्लोपी, ग्रे फ्लोपी है, देन फ्लोपी क्या है, तो फ्लोपी क्या था, ग्रे था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जीके का क्वेश्चन है कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, तो सभी को पता है विक्रम साराभाई। अब जीके के क्वेश्चन थोड़े से सिंपल थे, है ना, अब ये सभी को पता है विक्रम साराभाई वाला। नेक्स्ट है पेप्पेनहाइमर बॉडीज आर, अब ये जो पेप्पेनहाइमर बॉडीज है ये एक टाइप से आरबीसी होती है, कौन सी, एबनॉर्मल आरबीसी। जो एबनॉर्मल आरबीसी होती है, जब किसी भी आरबीसी के अंदर जो है वो आयरन डिपॉजिट हो जाए, आयरन ग्रेन्यूल्स जो है वो डिपॉजिट हो जाए, तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको हम जो है वो पेप्पेनहाइमर बॉडीज बोल देते हैं। तो इसके अंदर जो है वो आयरन शायद ऑप्शन में होगा, तो इसको आप टिक कर लेना। अगला क्वेश्चन बियर लैम्बर्ट लॉ से था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन इसमें शायद दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन अपने पास है नहीं, इसलिए आप बियर लैम्बर्ट लॉ याद कर लेना, सिंपल से क्वेश्चन इसमें था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा, इंग्लिश का था, ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन नहीं है लेकिन इंग्लिश का था। नेक्स्ट है रेलिंग स्कैटरिंग, रेलिंग स्कैटरिंग का जो है वो एक क्वेश्चन था। अब ये फिजिक्स का क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है। तो रेलिंग स्कैटरिंग में क्या होगा, तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटरिंग है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो वो जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ की पावर 4 के जो है वो रिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब रेलिंग स्कैटरिंग होता क्या है कि जब भी कोई पार्टिकल है उसके ऊपर जब लाइट आएगी तो वो इस तरीके से स्कैटर हो जाएगी, तो वो कितनी स्कैटर होगी, है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, तो जो लाइट आएगी उसकी जो पावर 4 है, उसकी लैम्डा की जो पावर 4 है, वेवलेंथ, लैम्डा को वेवलेंथ बोलते हैं, तो उसकी पावर 4 के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये इसका आंसर था। तो ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, नॉर्मल फिजिक्स का क्वेश्चन। अगला है कि डीएनए विजुअलाइजेशन टेक्निक। अब इसमें शायद ये था कि डीएनए को देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं। अब ऑप्शन में एक ऑप्शन था कौन सा, अपना इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस था। तो सभी ने किसको टिक किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस को टिक किया, मैंने भी इलेक्ट्रोफोरेसिस को टिक किया था, लेकिन इसका सही आंसर है कौन सा, जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम। अब होता क्या है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो हमारे पास जेल आती है इस तरीके से, और यहाँ पे डीएनए के बैंड बनते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होगा कि ये बैंड यहीं से दिख जाते हैं सीधे ही, लेकिन कई बार नहीं दिख पाते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम जेल डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक के अंदर ले जाते हैं। वहाँ क्या होगा, इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, यूवी लाइट डालेंगे, जिससे ये हमें ये चमकते हुए दिखाई देंगे। तो उस टेक्निक को क्या बोल देते हैं, उसको जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम बोल देते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा था, जेल डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक था। नेक्स्ट है कि बायोलॉजिकल मटेरियल किस में स्टोर होता है, तो बायो बैंक में होता है, ठीक है। अगला है कि दांडी मार्च को किसने लीड किया था, तो महात्मा गांधी ने, ये सभी को पता है, ठीक है। अगला है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन से होते हैं, तो देखो ए, बी, सी, डी, ई और के, ये मेनली इतने अपने पास विटामिन है। इसके अंदर सबसे जो ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पावर है वो किस में होगी, विटामिन सी में होगी, ठीक है, मैक्सिमम होगी इसके अंदर, ठीक। इसके बाद जो विटामिन ई है उसके अंदर भी क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट जो है वो प्रॉपर्टी होगी, और एक विटामिन ए जो है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो मेनली जो है वो विटामिन सी और ई और एक अपना कौन सा विटामिन ए, ये जो 3 विटामिन है ये कौन से होंगे, ये एंटीऑक्सीडेंट होंगे। अब इसके अंदर विटामिन ई था तो ई को क्या कर देंगे, हम टिक कर देंगे। अगला था कि जो सर्वाइकल स्मीयर है उसको हम किस में कलेक्ट करेंगे, जो सैंपल है उसको हम किस में लेंगे, तो वो किस में लेंगे, स्टेराइल स्क्रू कैप्ड कंटेनर के अंदर लेंगे। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। अगला है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन साल्ट, नमक के अंदर कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो नमक के अंदर ऑब्वियसली कौन सा होगा, आयोडीन होगा। और ये कौन सी डिजीज़ को रोकता है, तो ये गोइटर जो डिजीज़ होती है उसको ये रोकता है। तो नमक के अंदर कौन सा होगा, आयोडीन होगा। आपने टीवी में ऐड जो आती है उसमें देखा होगा कि ये जो है वो आयोडीन युक्त नमक है, तो इसमें कौन सा होगा, आयोडीन होगा। अगला है कि हाइड्रोडायनेमिक फोकसिंग रेफर टू,
अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे नहीं मिला, ठीक है। अब ये किससे रिलेटेड है, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्लो साइटोमेट्री है ना, फ्लो साइटोमेट्री है, उससे रिलेटेड है। अब इसमें क्या होगा कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर बहुत सारे जो पार्टिकल हैं उसको हम जो है वो एक सिंगल लाइन में फोकस करेंगे, उसी को बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक फोकसिंग, ठीक है। तो उसके अंदर हम किसका यूज़ करेंगे, तो उसके अंदर हम सिंगल लेमिनार फ्लो पैटर्न का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ होगा, आप अगर फ्लो साइटोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पर पैसिव वॉइस का था, ठीक है। और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये सब इंग्लिश की क्वेश्चन है, तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये मैथ का है, एलसीएम एचसीएफ का, तो ये भी था, एक इंग्लिश का और है। एंड देन ये क्वेश्चन है, ये आप देख लेना, ये रीजनिंग और इंग्लिश की क्वेश्चन है। और इसके अंदर अपने सब्जेक्ट की क्वेश्चन अब खत्म हो गए हैं शायद, है ना। तो ये था अपने जो है वो CRE 2024 का पेपर, इसको हमने सोल्व कर लिया है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब ये मेमोरी बेस्ड जो है वो पेपर था, इसलिए इसके अंदर कुछ क्वेश्चन में गलतियाँ मिल जाती है, तो वो क्वेश्चन अगर आपको कहीं से मिले तो आप वहाँ से देख लेना। लेकिन जो मोटा मोटा जो अंदाज़ा है वो आपको मिल गया होगा कि कौन कौन से जो है वो टॉपिक इसने टच किए हैं। जैसे कि आपने देखा कि बायोकेमिस्ट्री से जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन थे, है ना। ब्लड बैंक से थोड़े कम क्वेश्चन थे। और अब इसमें मेन पार्ट जो है वो नॉन टेक्निकल का होता है, ठीक है। नॉन टेक्निकल का जो पार्ट है वो मेन होता है, क्योंकि जो टेक्निकल पार्ट है उसके अंदर आप कितना भी पढ़ लो, जो क्वेश्चन बाहर से आएगा वो गलत हो ही जाएगा। लेकिन जो टेक्निकल पार्ट है उसके अंदर मैथ और रीजनिंग जो है वो आपकी पूरे में से पूरे क्वेश्चन जो है वो सही होने बहुत ही ज़रूरी हैं। रैंक जो है वो वही लेके आएंगे, ठीक है। तो ये पेपर था, इसको आप सोल्व कर लेना, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर लेना।